फिर साथ साथ ज्वाइन कर। तो जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास ली होगी, तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी साउथ अमेरिका की। तो आज हम इंशाल्लाह नॉर्थ अमेरिका को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अपना जो है वो सब्जेक्ट साइंस आज स्टार्ट करना था। तो इसलिए साथ जो है ना वो साइंस को हम जो है वो आज पहले देखेंगे, बाद में हम फिर साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, सॉरी नॉर्थ अमेरिका की। तो थोड़ा सा साइंस को देख लेते हैं, साइंस की। अच्छा, साइंस में ये होता है कि एवरीडे साइंस वैसे तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम इसको कंप्लीट तौर पर जो है वो कवर नहीं कर सकते अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल साइंसेस, क्या एक हमारी होती है फिजिकल साइंसेस। दूसरा हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस। और तीसरा फिर आगे वो कुछ हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेस आ जाती हैं। और इसी तरह हम केम अब जो फिजिकल साइंसेस है ना, इसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे। न्यू जो हमारे न्यूटन के लॉज हैं एटसेट्रा, जो भी फिजिक्स के तौर पर हम पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम जो है वो ह्यूमन को स्टडी करेंगे, एनिमल्स को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंट की जब स्टडी आएगी तो उसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे अर्थ को स्टडी करेंगे, जियोग्राफी आ जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, लेयर्स ऑफ अर्थ है। इसके अलावा कुछ अर्थ के जोन्स आ जाते हैं, ये हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं और अपने एवरीडे साइंस में भी पढ़ते हैं। बाकी वाइटामिन्स आ जाएंगी, वाइटामिन से रिलेटेड डिसीजेज आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसका पोर्शन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल साइंसेस। उस दिन मैंने आपको सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। तो आपको वही चीजें जो है ना इसके अंदर करवाएंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किसे कहते हैं, किसी को कुछ पता है? बताइए, अगर किसी को कुछ पता है तो बताएं कि कैटालिस्ट किसे कहते हैं। जो रिएक्शन को तेज करता है। हाँ जी, कैटालिस्ट ऐसा ही। ऐसे। हाँ जी, जो कि रिएक्शंस को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे, एक्सेलरेट करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है कि हम इसके अंदर किसी लिविंग को यूज करते हुए हम मतलब अपने रिएक्शंस को तेज करवा रहे हैं, उन्हें बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। एक्सेलरेट करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। अगर हम नेचर वाइज देखें ना, तो जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है वो नेचर वाइज क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, नेचर वाइज क्या है ये, प्रोटीन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंजाइम्स को कहते हैं ना हम। तो इंजाइम्स नेचर वाइज क्या है, प्रोटीन्स है। अब ना इंजाइम का ये होता है कि एक आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कोएंजाइम, और एक आपके पास क्वेश्चन आता है कोफैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकंड। जो प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का, प्रोटीन पार्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कोफैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपके पास वो पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन देता है कि कोएंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है या नॉन प्रोटीन पार्ट है। वो इस तरह से भी दे सकता है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ये पेपर में एज इट इज रिपीट हुए हुए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है होलो इंजाइम से रिलेटेड। होलो इंजाइम किसे कहते हैं, जब कोएंजाइम, कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होलो इंजाइम। कोफैक्टर प्लस कोएंजाइम इज इक्वल टू होलो इंजाइम। अच्छा, ये तो थोड़ा सा एंजाइम से रिलेटेड था। इसमें हमने इसको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा ना, हम इसको जस्ट इतना ही स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ टर्म्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं वायरसेस से रिलेटेड। एक होता है विरियोन्स, एक होता है वायरोइड्स, और एक होता है प्रियोन्स।
एग्जामिनर आपको इसमें कंफ्यूज करता है। अच्छा, अब ये है कि अब वायरसेस हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो वायरसेस हैं, अब एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और एक इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, अब जो कंप्लीट वायरस होगा ना, कंप्लीट वायरस हम कंप्लीट वायरस को क्या कहेंगे? कंप्लीट वायरस को हम कहेंगे विरियॉन्स, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए और आरएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। तो जिसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए भी होगा और साथ उसके प्रोटीन कोट भी होगी, तो उससे हम कहेंगे विरियॉन्स के ये एक कंप्लीट वायरस है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए या फिर कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं और कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए वैसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके अलावा अगर आपके पास ओनली जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मतलब डीएनए या फिर आरएनए है, लेकिन कोई प्रोटीन की कोट नहीं है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? विरोइड्स कहलाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? प्रियून्स कहते हैं। कि प्रोटीन तो है लेकिन कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रियून्स। ठीक है, कि अगर जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन नहीं है तो वो विरोइड्स कहलाएगा, और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो आपके पास क्या होंगे? प्रियून्स होंगे। तो ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास, अच्छा, नेक्स्ट है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंजाइम्स हैं। जैसे आपके पास एक इंजाइम है पेप्सिन। ये इंजाइम आपका किस में किसके अंदर पाया जाता है? ये स्टमक के अंदर पाया जाता है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी, मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था ना, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि पेप्सिन जो इंजाइम है ये किसके अंदर पाया जाता है? स्टमक के अंदर। और ये क्या करता है? ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के, मतलब हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स है ना, उनको डाइजेस्ट करता है ये। उसके अलावा एक इंजाइम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पाया जाता है पेनक्रियास के अंदर। और ये कहाँ पे वर्क कर रहा होता है? ये वर्क कर रहा होता है स्मॉल इन हमारी जो पेट की छोटी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ये काम कर रहा होता है। और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेप्सिन कहाँ पे वर्क कर रहा था? स्टमक के अंदर। जबकि ट्रिप्सिन ने कहाँ वर्क किया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क किया है। इसके बाद एक एंजाइम होता है हमारे पास अमाइलेज, जो कि किसके अंदर पाया जाता है? सलाइवा के अंदर। अब ये जो हमारे खुराक के अंदर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ना, स्टार्च वगैरह, ये उनकी डाइजेशन करवाता है। ठीक है, अब पेपर में ना दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है और एनिमल्स के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन होता है। ठीक है, ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन है। अब ग्लाइकोजिन देख लेते हैं कि ग्लाइकोजिन किसे कहते हैं। तो जो आपके पास ग्लाइकोजिन है, अच्छा ये तो ग्लाइकोजिन हो गया। एक आपके पास वर्ड होता है ग्लूकाजिन। ठीक है, तो ग्लूकाजिन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रेगुलेट कर रहा होता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। उसके बाद ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और लिपिड्स आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो आपको टोटल कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? 3.9 किलो कैलोरी। हार्डली अपने माइक्स ना ऑफ रखा करें। ठीक है, 3.9 किलो कैलोरीज जो है ना वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन चीजों से मिलकर बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बन रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स।
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में मिलते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और सेल की वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, प्लास्टिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, एक तो ये हो गए। इसके बाद अब हम थोड़ा सा डीएनए और आरएनए को देख लेते हैं। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब एक डीएनए से वो दूसरा डीएनए, डीएनए का जरा आप एब्रीवेशन लिख लें आप लोग, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो, अभी हम इसके आगे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, और ये जो डीएनए होता है ना, ये इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इसके ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी इसके अलावा इसकी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, कि जैसे ये आपके पास ये एक डीएनए है। ठीक है, जब ये रेप्लिकेट हुआ तो इसने आगे से, देखिए ये इस तरह आपने बनाया, तो इसकी रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और इस जो इसकी रेप्लिकेशन हो रही है, एक डीएनए से आगे डीएनए बन रहा है, तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, और ये जो डीएनए है इसका, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक कोई इंडिविजुअल है उसका बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है। तो इसी तरह जो डीएनए है इसका बुनियादी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए के अंदर। दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। और चार नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो इन तीन चीजों से मिलकर है, इसका मतलब है। ठीक है, फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेसिस। वैसे जो टोटल नाइट्रोजनस बेसिस है ना, वो पांच है। ठीक है, टोटल नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो पांच है। पहले ये लिख लें, टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो है पांच। कौन कौन सी है? एडेनिन, मैं सिर्फ इसका फर्स्ट वर्ड लिखूंगी, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल। ठीक है, ये पांच आपके पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इसके डीएनए के अंदर, मतलब इसके न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन सी बेसिस हैं? एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। ये चार नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं इसमें, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। इसी तरह अगर हम आरएनए को देखें, तो जो आरएनए है ना, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, इस तरह ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोटाइड्स ही आरएनए बनाते हैं। अब इसके न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? फॉस्फेट है, राइबोज है। ठीक है, उसमें डिऑक्सी राइबोज था और इसमें क्या है? राइबोज है। अब इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन, ये चार बेसिस इसमें। अब कोई मुझे बताएगा कि आरएनए के अंदर किस बेस ने, डीएनए और आरएनए में किस बेस का फर्क है? थायामीन का। थायमीन। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि आरएनए के अंदर यूरासिल ने, मतलब थायमीन को किसने रिप्लेस किया है? तो थायमीन को किसने रिप्लेस किया है? यूरासिल ने। ठीक है, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसे यूरासिल ने जो है वो रिप्लेस किया है, थायमीन को। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब देखिए, ये तो वही बात हो गई कि टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है, 5 है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। और आरएनए के अंदर जो है वो थायमीन इज रिप्लेस्ड विद यूरासिल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये साइंस का ना आज हम थोड़ा सा बस इतना ही टच करेंगे, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए ना, उन्होंने भी पहले 2 लेक्चर साइंस के नहीं किए हुए, तो वो उसको भी कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ तक कंप्लीट कर लें, यहाँ तक आप लोगों का कल टेस्ट भी होगा, ठीक है? पहले दो, अब ये 3 लेक्चर्स हो गए ना आज साइंस के, तो इन 3 लेक्चर्स का कल आपका टेस्ट भी होगा। तो जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा साइंस की स्पीड थोड़ी सी कम रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह इसको बायोलॉजिकल साइंसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ ना हम वो पढ़ते हैं,